हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको रूल्स ऑफ डायमेंशन, है ना। यह मेरा सेकंड लेक्चर है आज। तो लास्ट क्लास हमने बताया था आपको कि आप यूनिट ऑफ डायमेंशन है उसको कैसे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका यूनिट ऑफ डायमेंशन, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपको रूल्स ऑफ डायमेंशन। ठीक है। तो जो प्रीवियस क्लास था, आई होप आप सीख लिए होंगे कैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं, उसका यूनिट हम कैसे लिखते हैं। चलिए देखते हैं रूल्स ऑफ डायमेंशन। इसके पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। आई थिंक ये जेईई मेन में पूछा था कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है। K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है, जो क्या बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो K इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू यही होगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, देखिए Q1 Q2 4 पाई एफ आर स्क्वायर। ये 4 पाई का एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना। इसी का डायमेंशन निकालना है आपको। तो बताइए ऊपर क्या है Q1 Q2, तो आई बराबर क्या होता है Q बाई टी, है ना। तो Q इक्वल टू क्या होगा आई टी होगा, और इसका डायमेंशन क्या होगा आई टी, और इसको बोल सकते हैं ए टी, एक ही बात है। हम करेंट का आई भी लेते हैं या ए भी लेते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो देखिए ऊपर हो जाएगा क्या आपका, अगर आप डायमेंशन निकालना चाहते हैं एप्सिलॉन नॉट का, तो ऊपर क्या है Q1 Q2, तो हो जाएगा आई स्क्वायर और टी स्क्वायर। बताइए, बहुत ही सिंपल है। ए डायमेंशन लेस क्योंकि एक नंबर है। एफ का क्या होगा फोर्स का M L T-2, आर स्क्वायर का क्या होगा एल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा M-1 और एल क्यू ऊपर होगा L-3। टी क्या होगा टी स्क्वायर है T-2 पर क्या होगा T4, और क्या होगा I2। ये किसका हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया, है ना। देखिए M-1 यहाँ एल है तो एल क्यू, ऊपर जाएगा तो L-3, और T-2 पर गया तो T2 + 2 4 T4, और हो गया I2, ठीक है ना। ये निकल गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ठीक है ना। कल मैं जो लिखा था के का डायमेंशन निकाला था, आपको याद होगा, है ना। वहाँ बाय मिस्टेक हमने फोर्स का डायमेंशन आई थिंक ML² T-2 लिख दिया था, जो कि गलत था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट का आपका डायमेंशन मिल गया, ठीक है। चलिए सिमिलरली जेईई मेन में क्वेश्चन आया था 2019 में। उस क्वेश्चन में पूछा था आपको निकालना है डायमेंशन, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, है ना। एप्सिलॉन नॉट और ये था म्यू नॉट को, सॉरी म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना था, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। देखिए जो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है आपका प्रिमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और जो म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना था। आई थिंक ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। हाँ, तो कैसे इसका निकालिएगा डायमेंशन बताइए। देखिए आपको मालूम है C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आप पढ़े होंगे, है ना, 12th क्लास में पढ़ेंगे। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। C क्या है स्पीड ऑफ लाइट है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन नॉट का तो आपको मालूम है यहाँ से, है ना। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन तो मैंने अभी निकाला था, ये तो आपको मालूम है, लेकिन आपको म्यू नॉट का डायमेंशन नहीं मालूम है। तो आपको इस फार्मूला का यूज़ कीजिए, 1/μ0 इक्वल टू C रूट एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं आप, बताइए। तो 1/√μ0 इक्वल टू आ गया C
रूट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट का आपको डायमेंशन मालूम है। तो अब देखिए आपको निकालना है किसका, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ठीक है। देखिए इसका तो मालूम है, तो रूट है ऊपर एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट। तो ये हो गया रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का क्या होता है 1/म्यू नॉट का। देखिए क्या आया वैल्यू, सी रूट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं सी एप्सिलॉन नॉट। बताइए क्या होगा, सी एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है और आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मालूम है, तो सी का डायमेंशन क्या होगा L(t-1) और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है, देखिए यहाँ मैंने फाइंड आउट किया था m-1 L-3 T4I2, है ना, ठीक है, आपको ये मालूम है। तो अब आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हो जाएगा डायमेंशन, बताइए। यहाँ से m-1 L इधर -2 है, प्लस क्या होगा L-2 हो जाएगा, T-1 T4 क्या होगा T3 हो जाएगा, और ये I2 है ना, और m-1 N-2 T3, इसको A2 भी बोल सकते हैं, दोनों क्या सही है, I भी A भी दोनों सही है। तो आप बोल सकते हैं अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये जो उसका डायमेंशन निकालना था वो आ गया क्या a-1 L-2 TQ(A²), ठीक है ना, A⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको निकल गया रूट एप्सिलॉन नॉट बटे में म्यू नॉट का डायमेंशन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं रूल्स ऑफ डायमेंशन। देखिए रूल्स ऑफ डायमेंशन में पहला जो रूल है यही है कि कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, है ना, ऑल द नंबर्स, है ना। तो नंबर्स आर क्या होगा, नंबर्स आर डायमेंशन लेस, क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, जो भी नंबर होगा वो डायमेंशन लेस हो, चाहे 1 2 3, चाहे वो फ्रैक्शन में हो 4 5 5 6/2 सॉरी 6/7, जो भी नंबर होगा फ्रैक्शन में हो, चाहे वो आपका 1 2 3 होल नंबर हो, जिस जो भी नंबर होगा सब क्या होगा वो डायमेंशन लेस नंबर होगा, ठीक है ना। उसको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर होगा वो आपका क्या होगा डायमेंशन लेस नंबर होगा। जैसे अभी आया था 4π, है ना, तो 4π का डायमेंशन क्या था, वो डायमेंशन लेस था, इसलिए उसका हमने डायमेंशन नहीं लिखा था। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी नंबर होगा वो हमेशा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। जैसे मान लीजिए आपका 4Cl2 अगर बोल दे 5 न्यूटन है, या इसको बोल देता है कि फोर्स इक्वल टू 5 MA है ना, तो ये 5 है, इसका डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। 5 क्या एक नंबर है, सिर्फ MA जो है इसका डायमेंशन हमने निकाला था क्या ML(t-2), ये होगा सिर्फ डायमेंशन इसका, ठीक है ना। उसी टाइप से मान लिया वर्क डन है, बोल देगा 6 जूल, तो 6 यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देगा, है ना। तो उसका जो आपका डायमेंशन होगा, है ना, वो सिर्फ क्या होगा, जो आपका नंबर है वो क्या होगा डायमेंशन लेस हो जाएगा। और जो आपके पास MA यहाँ पे है, तो MA का डायमेंशन मालूम है ML(t-2) होता है। इसी टाइप से अगर दे देगा यहाँ पे वर्क डन, तो क्या हो जाएगा आपका तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो फोर्स का ML(t-2) था, और फिर आपका डिस्प्लेसमेंट का L ML² हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो भी नंबर जहाँ मिलेगा आपको, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर आपको नंबर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना, तो उसका हम कोई डायमेंशन नहीं होगा, और सिंपली जो आपका फार्मूला होता है उसका हम डायमेंशन लिख देंगे। चलिए उसी टाइप से दूसरा रूल इसमें है, पहला रूल में तो आपका ही था, देखिए दूसरा रूल्स इसमें और ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास डिफरेंस है, वेलोसिटी का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस होगा, है ना, उसका डायमेंशन वही होगा जो आपका मान लेते हैं आपके पास वेलोसिटी का डिफरेंस है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी,
चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा इसको बोल सकते हैं v माइनस यू। जो v का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, ठीक है ना। तो आपका डायमेंशन चेंज नहीं करेगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डायमेंशन चेंज करेगा। जो v माइनस यू है उसका एल टी माइनस वन होगा, वही जो कि v का होगा एल टी माइनस वन हो जाएगा। उसी टाइप से अगर मान लें कि अगर आपका चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है ना, चेंज इन टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। सॉरी केल्विन तो होता है इसका यूनिट, लेकिन इसका अगर मान लें डायमेंशन तो क्या होता है, के होता है। तो अगर मान लें कि T1 माइनस टू है, ये टेम्परेचर यहाँ पे चेंज कर रहा है, तो ये भी आपको क्या मिलेगा, T1 माइनस T2 का जो मिलेगा टेम्परेचर डिफरेंस का जो इसका डायमेंशन मिलेगा वो भी क्या मिलेगा आपको, के मिलेगा, है ना। और इसको थीटा भी बोलते हैं, कभी कभी थीटा भी देता है, तो कन्फ्यूज नहीं करना है, के और थीटा सेम है ना। चेंज इन टेम्परेचर का डायमेंशन वही होगा जो टेम्परेचर का डायमेंशन होगा, ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि कोई भी आपका फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर रहा है, उसका डिफरेंस है, तो उसका डायमेंशन वही होगा जो आपका ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए ये हो गया रूल नंबर 2। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या है, इसमें कोई भी आपके पास इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, तो उसके हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लेते हैं आपको पढ़े होंगे मोशन इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो डायमेंशन वी स्क्वायर का होगा वही यू स्क्वायर का होगा वही 2as का होगा, निकाल लीजिए। सर क्या होगा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस वन होता है वेलोसिटी का, इसको स्क्वायर कर देंगे तो एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। ई स्क्वायर भी क्या वेलोसिटी है, तो इसका भी क्या होगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा, प्लस 2as है, तो 2 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ए का क्या होता है, एल टी माइनस टू मालूम है आपको, और एस क्या है डिस्टेंस, तो इसका क्या होगा, एल हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो गया, देखिए इसका भी हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका भी डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस एल स्क्वायर टी माइनस टू, देखिए ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो देखिए हर टर्म का, इसका हो चाहे इस वाले टर्म का चाहे वी स्क्वायर का, सभी का डायमेंशन क्या है, देखिए सेम है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन यही बोलता है कि हर टर्म का जो भी इक्वेशन गिवन है उसके हर टर्म का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। आप कोई क्वेश्चन और देख लीजिए, v बराबर यू प्लस ए टी होता है, देख लीजिए इसको, तो ए v है तो एल टी माइनस वन, इसका भी क्या होगा एल टी माइनस वन, इसका क्या होगा ए का एल टी माइनस वन और इधर टी है, ऐसा हो गया। तो ये क्या बन जाएगा सॉरी एल टी माइनस टू होता है एक्सेलेरेशन का, इधर क्या है टी, तो ये भी क्या बन गया एल टी माइनस वन। देखिए तो हर टर्म का ए टी हो यू हो वी हो सबका क्या, सबका डायमेंशन आपका सेम है ना, आपका सबका डायमेंशन सेम है। आप टाइम पीरियड निकाल लीजिए, टी इक्वल टू मालूम है 2 पाई रूट एल जी होता है ना, देख लीजिए। तो यहाँ पे 2 पाई एल जी है, तो बताइए इसका डायमेंशन कैसे निकालिएगा। तो हर टर्म का आप चेक कर लीजिए, इधर का क्या होगा टी हो गया, इधर क्या होगा ये जो नंबर है इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, है ना। एल है अंडर रूट एल, नीचे क्या है एल टी माइनस टू, दिस वन कैंसिल आउट, ऊपर क्या होगा टी स्क्वायर और रूट क्या होगा टी। देखिए हर टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है कि जो आपका इक्वेशन होगा उसके हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, आप कोई भी इक्वेशन लिख के देखिए, उसके हर टर्म का आप निकालिए क्या डायमेंशन, तो वो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है ना।
अब इसमें देखिए कुछ है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी से डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। देखिए डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सा होता है, मैंने भी बताया एक नंबर तो होता है ना, एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें जो नंबर्स होंगे, नंबर्स वो क्या होगा, डायमेंशन लेस, एंगल क्या होगा, डायमेंशन लेस, जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। आप बोल सकते हैं इसमें जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। आप बोल सकते हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखना है, नंबर्स मिल गया, एंगल्स मिल गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, ये सब क्या होगा आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गया, ये सब आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जहाँ मिलेगा ये नंबर्स मिल जाए, एंगल मिल जाए, है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मिल जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ऑल आर द डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। जो आप डायमेंशंस लिखे हैं, है ना, जो लिखते हैं उसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, या उसको बोल सकते हैं कि उसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम अभी देखेंगे यूज ऑफ डायमेंशन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, है ना। यूज ऑफ डायमेंशन बोलिए या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। यूज ऑफ डायमेंशन, देखिए पहला तो यह है कि टू चेक द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है वो सही है या गलत है, उसको कैसे चेक कीजिएगा, डायमेंशन के हेल्प से। तो पहला तो होगा टू चेक द इक्वेशन, टू चेक द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है उसको चेक कर लीजिए, उसके हर टर्म का आप डायमेंशन लिखिए, मैंने अभी बताया, है ना। तो अगर हर टर्म का आपका डायमेंशन सही आ गया, एक आ गया, मतलब अभी मैंने से लिखा था वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as, है ना, या एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इसके हर टर्म का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब क्या है, आपका इक्वेशन सही है ना। तो आपका इक्वेशन सही है या गलत है, ये कहाँ से चेक कीजिएगा, डायमेंशन के हेल्प से, है ना। टू चेक द इक्वेशन वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, दूसरा सिंपल है, कोई भी इक्वेशन आप लीजिए और उसको चेक कीजिए हर टर्म को। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, चेक करेंगे अगर मान लीजिए कोई भी टर्म का डायमेंशन जो है और सारे टर्म से डिफरेंट आ जाएगा, इसका मतलब कि आपका इक्वेशन गलत है ना। तो इक्वेशन आपका सही है, इसका मतलब हर टर्म का डायमेंशन सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि जैसे आपको कोई यूनिट है उसको कन्वर्ट करना है, एस आई से कन्वर्ट करना है क्या, सी जी एस में, सी जी एस से एस आई में कन्वर्ट करना है, या एम के एस में करना है, या पी एस में करना है ना। तो डायमेंशन के हेल्प से आप इजली जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जो दूसरा होगा ये होगा कि आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप क्या, डायमेंशन को। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, सॉरी डायमेंशन मैंने बोल दिया था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, मतलब कोई भी यूनिट को आप कन्वर्ज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। जैसे मान लेते हैं कि आपको एस आई सिस्टम से कन्वर्ट करना है क्या, सी जी एस में, फोर्स के, फोर्स का जो एस आई होता है यूनिट वो क्या होता है, न्यूटन। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है फोर्स को, ठीक है ना, मैं फोर्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, फोर्स का जो है एस आई यूनिट से हम कन्वर्ट कर रहे हैं सी जी एस में। तो एस आई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन होता है ना। एस आई यूनिट ऑफ फोर्स ये क्या होता है, न्यूटन। चलिए तो हम ऊपर लिखते हैं एस आई सिस्टम में और नीचे लिखते हैं सी जी एस सिस्टम में, सी जी एस सिस्टम में। ठीक है,
और जो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ML_T-2 होता है, ये तो आपको मालूम है ना। तो दोनों केस में देखिए इसका जो डायमेंशन होगा आपको मालूम है कि ML_T-2 होता है फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे SI सिस्टम में अगर आपको लिखना है फोर्स को, है ना, तो क्या लिखेंगे, आपका पहले मास केजी में 1 kg, लेंथ क्या होगा 1 मीटर, बताइए, और जो टाइम होगा सेकेंड में क्या होगा 1 सेकेंड, ये क्या होगा पावर -2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम CGS सिस्टम में बात करेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे आप 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर, और CGS में टाइम सेम होता है तो 1 सेकेंड -2, जिसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, बताइए, है ना, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो SI सिस्टम में देखिए SI सिस्टम और नीचे क्या है CGS सिस्टम है, इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर है 1 kg, तो 1 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम 1000, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या है आपका 1 ग्राम है तो ग्राम हो गया, और क्या है सेंटीमीटर है, ये है, जिसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या था ग्राम, ये 1000 क्या था ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 10⁵ हो गया, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि SI सिस्टम में जो यूनिट होता है SI सिस्टम इज इक्वल टू 10⁵ CGS सिस्टम में जो यूनिट का वैल्यू होगा। तो SI सिस्टम में यूनिट का जो होता है, यूनिट होता है फोर्स का, वो कितना होता है न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵, है ना। CGS में, CGS में जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है डाइन होता है, डाइन DYNE। तो आप बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, है ना, 10⁵ डाइन, ठीक है। क्योंकि CGS में जो होता है आपका, इसका यूनिट जो होता है CGS में क्या होता है ग्राम सेंटीमीटर और क्या होता है पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं। जो CGS में हमको मिलता है यूनिट क्या बोलता है डाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा 10⁵ डाइन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उसके यूनिट को, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, आपका SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन था और CGS में डाइन था, तो हमने 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर निकाला विद द हेल्प ऑफ द कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है ना। तो आप यहाँ से सिंपली कन्वर्ट करके कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन, ठीक है। चलिए इसमें जो नेक्स्ट होता है, जो लास्ट वन जो आपका है वो है टू एस्टेब्लिशमेंट द न्यू इक्वेशन, टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इक्वेशन। आपको मान लेते हैं कि कोई नया इक्वेशन आपको बनाना है ना, और आपको मालूम है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब कौन कौन से अदर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये मालूम है तो आप इजीली जो है इक्वेशन को निकाल सकते हैं, न्यू इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, है ना, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि आपका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, है ना, वो डिपेंड करता है मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी पे, और ये तीनों क्या आपस में प्रोडक्ट में है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो टाइम पीरियड होगा किसी पेंडुलम का उसका इक्वेशन क्या होगा, है ना, न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको दिया हुआ है कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, लेंथ पे और जी पे, ये तीनों क्या है आपस में प्रोडक्ट में है, ठीक। तो ये डिपेंड कर रहा है, तो मान लेते हैं कि इस पर आपको
MALBGC, है ना। आपको डायमेंशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो M पे क्या होगा ये मालूम नहीं, L पे क्या होगा, मान लेते हैं कि M के पावर L है, A है, L के पावर B है, G के पावर क्या है, C है ना, हमेशा मान लेते हैं। तो T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द MALBGC, ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो T इक्वल टू लिख सकते हैं K MALBGC, ठीक है ना। K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, K आपका कांस्टेंट है। तो आपको ABC का अगर वैल्यू फाइंड आउट कर दें, अगर ABC का हम वैल्यू फाइंड आउट कर दें, तो आपको T इक्वल टू K MALBGC आपको क्या मिलेगा, फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हम कंपेयर करते हैं दोनों साइड डायमेंशन को। इधर T है, इधर क्या है, K है। K क्या है आपका कांस्टेंट, M है मास, तो MA हो गया, L है तो LB हो गया, ये G है, G क्या है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो LT-2 का पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा K MALB और LC, तो क्या हो गया LB + C, और ये क्या होगा T-2C, ये हो गया T का जो डायमेंशन होगा, यही इसका डायमेंशन होगा, ठीक है ना। K यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे देखिए A का वैल्यू, B का वैल्यू और C का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ से देखिए यही क्वेश्चन हमको निकालना है, यही क्वेश्चन आपका होगा। अगर आपको A का वैल्यू मिल जाए, B का और C का, तो T को लिख सकते हैं M0 L0 T, है ना, इज इक्वल टू, इधर जो डायमेंशन होगा आपका K कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया, MA हो गया LB + C और T-2C, ठीक है ना, क्योंकि डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़ को डायमेंशन कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, T-2C हो गया, ठीक है। तो A इक्वल टू कंपेयर कीजिए, 0 हो गया, B + C इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, और T इक्वल टू क्या हो गया, -2C हो गया। A इक्वल टू 0, B + C इक्वल टू 0 और T इक्वल टू -2C हो गया आपका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से A हो गया 0, T इक्वल टू, सॉरी T नहीं 1 होगा, 1 होगा यहाँ पे, है ना, 1 इक्वल टू -2C, तो यहाँ से C का वैल्यू कितना हो गया, -1/2 हो गया। C का वैल्यू -1/2 हो गया, तो बताइए B का वैल्यू कितना हो जाएगा, B का वैल्यू हाफ हो जाएगा, है ना, और C का वैल्यू -हाफ हो जाएगा, ये होगा। अब इस A का वैल्यू मिल गया, B का वैल्यू मिल गया, C का वैल्यू मिल गया, इसको आप इसमें सिंपली पुट कर दीजिए, तो आपको क्या होगा, एक न्यू इक्वेशन टाइम पीरियड का मिल जाएगा, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, T इक्वल टू K MA, A का पावर क्या है, 0, तो क्या हो गया 1, L है, B का वैल्यू कितना, हाफ है, तो L हाफ, और G का वैल्यू कितना आया, -हाफ, तो ये हो गया T इक्वल टू K √L/G, है ना, T इक्वल टू K √L/G, ये क्या हुआ, टाइम पीरियड के लिए आपका इक्वेशन मिल गया। तो आप कोई भी इक्वेशन को इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, अगर आपको ये मालूम हो कि जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है कौन कौन से क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में गिवन हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस टाइप से, जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड था, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द MALBGC, क्योंकि हमें A, B और C का वैल्यू नहीं मालूम है, तो उसको डायमेंशन के हेल्प से क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके वैल्यू को हम सिंपली पुट कर देंगे, तो हमें न्यू इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमको एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगा। तो सिंपली आप कोई भी इक्वेशन इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, नया इक्वेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन, है ना। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू।